क्या आपने कभी सोचा है भारत का आखिरी छोर कैसा दिखता होगा? एक ऐसी जगह जहां आपके सामने सिर्फ अथाह समंदर हो, जहां एक साथ 3 समुद्र मिलते हैं, जहां सूरज उगते हुए भी दिखाई देता है और शाम को समंदर में डूबता हुआ भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशी और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद निशी। अगर आपने मेरी रामेश्वरम और मदुरई वाली वीडियो देखी है और उसी रूट पर अपनी साउथ इंडिया ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपनी ट्रिप में 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा जरूर रखिए, क्योंकि रामेश्वरम और मदुरई के बाद अगर कोई जगह आपकी इस यात्रा को पूरा करती है तो वो है कन्याकुमारी, भारत का अंतिम छोर। यह सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं, बल्कि वो जगह है जहां अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ का सूर्योदय, सूर्यास्त और समुद्र की अनंत लहरें एक ऐसा अनुभव देती हैं जिसे सिर्फ तस्वीरों में नहीं बल्कि अपनी आंखों में महसूस करना चाहिए। तो अगर आप भी कन्याकुमारी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कन्याकुमारी कब जाएं, कैसे जाएं, कहाँ रुकें, क्या खाएं, कितना बजट रखें और आसपास कौन कौन सी जगह बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की खूबसूरत यात्रा। सबसे पहले बात करते हैं आखिर कन्याकुमारी इतना खास क्यों है। दोस्तों, कन्याकुमारी सिर्फ इसलिए खास नहीं है कि यह भारत का अंतिम छोर है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यहाँ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तीनों का संगम होता है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है कि अगर मौसम साफ हो तो आप सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। सुबह की ठंडी हवा, समुद्र की लहरें और यहाँ का शांत माहौल इस जगह को एक अलग ही अनुभव बना देते हैं। अगर आप साउथ इंडिया की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो मेरी सलाह है कि कन्याकुमारी के लिए कम से कम 1 दिन जरूर रखें। यकीन मानिए, यहाँ बिताया गया समय आपकी पूरी यात्रा की सबसे खूबसूरत यादों में शामिल हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कन्याकुमारी कैसे पहुँचे। कन्याकुमारी सड़क, रेल और हवाई तीनों मार्गों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पहुँचना काफी आसान है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो कन्याकुमारी का अपना रेलवे स्टेशन है, लेकिन अगर आपके शहर से कन्याकुमारी के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती तो चिंता की कोई बात नहीं, आप नागरकोइल जंक्शन या नागरकोइल टाउन रेलवे स्टेशन तक भी आ सकते हैं। ये दोनों स्टेशन कन्याकुमारी से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जहां से ऑटो, टैक्सी और लोकल बस आसानी से मिल जाती है। अगर आप मदुरई से आ रहे हैं तो मदुरई से कन्याकुमारी के लिए डायरेक्ट ट्रेनें उपलब्ध हैं। यह सफर लगभग 245 किलोमीटर का है और ट्रेन से करीब 4 से 5 घंटे का समय लगता है। वहीं अगर आप रामेश्वरम से आ रहे हैं तो यहाँ से कन्याकुमारी के लिए नियमित बस सेवाएं मिल जाती हैं। सड़क मार्ग से यह दूरी लगभग 310 किलोमीटर है और सफर में करीब 6 से 7 घंटे लगते हैं। अगर फ्लाइट से आने की बात करें तो कन्याकुमारी का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट से टैक्सी और बस दोनों आसानी से मिल जाती हैं और लगभग 2 से 2.5 घंटे में आप कन्याकुमारी पहुँच सकते हैं। अगर आप मेरी तरह रामेश्वरम, मदुरई और कन्याकुमारी को एक ही ट्रिप में कवर कर रहे हैं तो यह रूट काफी सुविधाजनक और बजट फ्रेंडली साबित होता है। अब बात करते हैं कि कन्याकुमारी में कहाँ रुकें। अगर होटल की बात करें तो कन्याकुमारी में आपको हर बजट के हिसाब से रहने के अच्छे विकल्प मिल जाएंगे। मेरी सलाह रहेगी आप कुंवारी अम्मन मंदिर और विवेकानंद रॉक फेरी पॉइंट के आसपास ही होटल बुक करें। ये दोनों जगह एक दूसरे के काफी करीब हैं और इसी इलाके में आपको बजट से लेकर अच्छे होटल आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ रुकने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सुबह सुबह सनराइज देखने, फेरी लेने और कुंवारी अम्मन मंदिर के दर्शन के लिए आपको अलग से ऑटो या टैक्सी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादातर प्रमुख जगहों तक आप पैदल भी पहुँच सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो 800 से 1500 में अच्छे और साफ सुथरे होटल मिल जाते हैं। वहीं 2000 से 3500 के बीच में आपको और भी बेहतर सुविधाओं वाले होटल मिल जाएंगे। अगर आप सी व्यू रूम लेना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा ज्यादा बजट रखना होगा। अगर आप छुट्टियों, वीकेंड या दिसंबर जनवरी के दौरान कन्याकुमारी जाने का प्लान बना रहे हैं तो कोशिश करें होटल पहले ही ऑनलाइन बुक कर लें। इससे आपको बेहतर रेट भी मिलेंगे और आखिरी समय में होटल ढूंढने की परेशानी भी नहीं होगी।
अब बात करते हैं कन्याकुमारी में भोजन की। अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो एक बात पहले से जान लीजिए, कन्याकुमारी में नॉर्थ इंडियन खाना हर जगह आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ ज्यादातर रेस्टोरेंट साउथ इंडियन खाना ही परोसते हैं। अगर आपको रोटी, दाल, सब्जी या नॉर्थ इंडियन खाना चाहिए तो मेरी सलाह रहेगी कुंवारी अम्मन मंदिर के आसपास ही खाना खाएं। इस इलाके में आपको नॉर्थ इंडियन खाने के अच्छे विकल्प आसानी से मिल जाएंगे। वहीं अगर आप साउथ इंडियन खाना पसंद करते हैं तो इडली, डोसा, वड़ा, उत्पम और फिल्टर कॉफी जैसी चीजें आपको लगभग हर जगह मिल जाएगी। अब एक जरूरी बात जो मैं आपको पहले से ही बता देना चाहती हूँ, अगर आप मंदिर वाले इलाके से बाहर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं तो पहले एक बात जरूर पूछ ले कि खाने में किसी तरह का नॉनवेज तो इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ कई जगह पर नॉनवेज खाना काफी आम है और कुछ ऐसी डिश भी होती हैं जिनके बारे में बाहर से देखकर पता नहीं चलता कि उनमें नॉनवेज सामग्री इस्तेमाल हुई है। इसलिए अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं तो ऑर्डर देने से पहले एक बार पूछ लेना ही बेहतर रहेगा। अगर खाने की खर्च की बात करें तो एक व्यक्ति का नाश्ता लगभग 100 से 200 रुपए में और लंच या डिनर 200 से 400 में आराम से हो जाता है। यानी पूरे दिन का खाने का बजट लगभग 400 से 700 प्रति व्यक्ति मानकर चल सकते हैं। अब बात करते हैं कन्याकुमारी में घूमने की सबसे प्रमुख जगहों की। दोस्तों, कन्याकुमारी बहुत बड़ा शहर नहीं है। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि ज्यादातर प्रमुख जगह एक दूसरे के काफी पास हैं, इसलिए इन्हें आप पैदल ही आराम से घूम सकते हैं। सबसे पहले जाइए कुंवारी अम्मन मंदिर। यह कन्याकुमारी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ दर्शन करने के बाद आपकी यात्रा की शुरुआत भी अच्छी मानी जाती है। मंदिर से कुछ कदम की दूरी पर विवेकानंद रॉक फेरी पॉइंट है। यहाँ से फेरी लेकर विवेकानंद रॉक मेमोरियल और 133 फीट ऊंची थिरुवल्लुवर प्रतिमा देखने जरूर जाइए। समुद्र के बीच फेरी की सवारी अपने आप में एक शानदार अनुभव है। अगर फेरी की टिकट की बात करें तो सामान्य टिकट लगभग 100 रुपए का होता है और अगर भीड़ ज्यादा हो तो प्रीमियम टिकट लगभग 300 तक मिल जाता है, जिसमें इंतजार का समय थोड़ा कम होता है। इसके बाद त्रिवेणी संगम चले जाइए, जहां अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का संगम माना जाता है। यह कन्याकुमारी की सबसे खास जगहों में से एक है। फिर गांधी स्मारक देखिए, जहां महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जन से पहले कुछ समय के लिए रखी गई थी। इसके बाद लाइट हाउस चले जाइए, यहाँ से पूरे कन्याकुमारी और समुद्र का नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। और अगर आप कन्याकुमारी आए हैं तो यहाँ का सनराइज और सनसेट बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। यही वो पल है जिनकी वजह से हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं। अगर आपके पास एक दिन का समय और है तो सुचिंद्रम मंदिर, पद्मनाभ पैलेस, माथुर हैंगिंग ब्रिज और थिरुपरप्पु वाटरफॉल भी देखने जरूर चले जाइए। ये सभी जगह कन्याकुमारी के आसपास हैं और आपकी ट्रिप को और भी शानदार बना देंगी। अब बात करते हैं कन्याकुमारी ट्रिप के कुल बजट की। अगर आप कन्याकुमारी में एक रात रुककर यहाँ की सभी प्रमुख जगह जैसे विवेकानंद रॉक मेमोरियल, थिरुवल्लुवर प्रतिमा, कुमारी अम्मन मंदिर, गांधी स्मारक, सुचिंद्रम मंदिर, पद्मनाभपुरम पैलेस, माथुर हैंगिंग ब्रिज और थिरुपरप्पु वाटरफॉल आराम से घूम सकते हैं तो आपका कुल खर्च लगभग 3000 से 4000 प्रति व्यक्ति के बीच रहेगा। इस बजट में लोकल खाना पीना, फेरी का टिकट और लोकल साइट सीइंग का खर्च शामिल है। ध्यान रहे, इस बजट में ट्रेन, बस या फ्लाइट से कन्याकुमारी तक पहुंचने का किराया शामिल नहीं है। आखिर में आपसे बस इतना कहना चाहूंगी, अगर आप रामेश्वरम या मदुरई की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो अपनी यात्रा में एक दिन एक्स्ट्रा जरूर रखिए और कन्याकुमारी भी अपनी लिस्ट में शामिल कीजिए। यकीन मानिए, भारत के अंतिम छोर पर खड़े होकर 3 समुद्रों का संगम देखना एक ऐसा अनुभव है जिसे आप लंबे समय तक याद रखेंगे। अगर आपके पास समय कम है तो अच्छी बात यह है कि सुबह से शाम तक भी कन्याकुमारी की लगभग सभी प्रमुख जगह आराम से घूमी जा सकती हैं। इसलिए आप अपनी जर्नी इस तरह प्लान कर सकते हैं कि सुबह सुबह कन्याकुमारी पहुंचें, पूरा दिन यहाँ घूमने में बिताएं और शाम या रात की ट्रेन कन्याकुमारी या नागरकोइल जंक्शन से अपने घर के लिए बुक कर लें। इससे आपका अलग से ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और आप इस खूबसूरत जगह को आराम से एक्सप्लोर कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके ट्रिप प्लान करने में जरूर मदद करेगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो
नीचे कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। दोस्तों, मैंने अभी अभी YouTube पर अपना सफर शुरू किया है, इसलिए मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। और अगर आपने अभी तक ट्रैवल विद निशी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिए, वहाँ मैं अपनी ट्रैवल जर्नी, अपडेट्स, रील और कई ऐसी जानकारी शेयर करती हूँ जो यूट्यूब वीडियो में नहीं आ पाती। मैं हूँ निशी और आप देख रहे थे ट्रैवल विद निशी। फिर मिलेंगे एक नई मंजिल के साथ। धन्यवाद।